लाशों पर चलकर जो मंजर बनाया था, खून से खेलकर खुदा को भी ठुकराया था, वो समझा दामन उसका कभी दाग ना होगा, इंसाफ का हाथ लंबा है आज वो भाग ना होगा। 26/11 मुंबई अटैक। खौफ की रात, इंसाफ का इंतजार। 26/11/2008 की वो खौफनाक रात, मुंबई में 10 लश्कर ताइबा के टेररिस्टों ने ऐसा हमला किया जो भारत के इतिहास में सबसे दहला देने वाले अंश पहले कभी नहीं देखे गए। ताज होटल, CST स्टेशन, नरीमन हाउस, गोलियां, बॉम्ब, आग, 166 लोगों की जान गई, जिसमें 6 अमेरिकन नागरिक भी शामिल थे। हिंदुस्तान का दिल टूट गया था। हमले के दौरान सिर्फ एक आतंकवादी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था, बाकी 9 अपनी जान गंवा चुके थे। कसाब को तो फांसी हो गई 2012 में, लेकिन इस मुंबई मैसेकेयर के पीछे जो दिमाग थे वो अब भी आजाद घूम रहे थे। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो हजारों माइल दूर शिकागो में बैठकर मुंबई में कत्लेआम की साजिश में मदद कर रहा था, और कैसे 16 साल बाद उसे फाइनली इंडिया लाया गया है ताकि शहीदों को इंसाफ मिल सके। ये कहानी शुरू होती है 2 दोस्तों से, डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा। दोनों बचपन के दोस्त, लाहौर के मिलिट्री स्कूल में साथ पढ़े थे। हेडले का असली नाम दाऊद गिलानी था, एक पाकिस्तानी अमरीकी जो बाद में अमेरिकन बन गया। राणा भी पाकिस्तान में पैदा हुआ, फौज का डॉक्टर रहा, फिर कनाडा माइग्रेट करके शिकागो में एक इमिग्रेशन बिजनेस चलाने लगा। ऊपर से देखने में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पर अंदर ही अंदर लश्कर ताइबा के लिए काम कर रहा था। 2006 से 2008 के बीच हेडले ने 5 बार इंडिया का दौरा किया, लेकिन एक टूरिस्ट या बिजनेस एजेंट बनकर। ये नाटक पॉसिबल हुआ क्योंकि राणा ने उसको कवर प्रोवाइड किया। राणा ने मुंबई में अपनी इमिग्रेशन फर्म का एक फेक ब्रांच ऑफिस खोला, हेडले को वहां का मैनेजर बना दिया। हालांकि हेडले के पास कोई इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ दिखावा था ये सब। हेडले जब इंडिया आया, राणा के बिजनेस के नाम पर वीजा लिया, झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट किए जिसमें राणा ने खुद मदद की। हेडली घूमता रहा मुंबई में, ताज, ओबेरॉय होटल, CST स्टेशन, कैफे लियोपोल्ड, नरीमन हाउस, सब जगह जाकर फोटोज वीडियोस लिए। ये जगह बाद में 26/11 के मेन टारगेट बने। हेडली रेगुलरली वापस शिकागो जाकर राणा को मिलता और मुंबई दौरे की पूरी रिपोर्ट देता था। कितनी सिक्योरिटी है, कहां से घुस सकते हैं, ये सारी खबर लश्कर तक पहुंचती थी। मुंबई पर हमले की साजिश पक्की हो चुकी थी। 26/11 का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और लखवी थे, लेकिन उनके लिए आंख और कान का काम हेडले राणा ने किया। राणा के नेटवर्क की वजह से हेडली बिना शक के इंडिया में घूमता रहा। दोस्ती का नकाब पहनकर राणा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मुंबई में कत्लेआम की जमीन तैयार की। जब 26/11 का हमला सफल हुआ और इतने बेकसूर मारे गए, राणा ने तो सीधा कहा, इंडियंस डिजर्व्ड इट, कि भारतीय लोगों को यह सजा मिलनी चाहिए थी। इंटरसेप्टेड कॉल्स में पक्का हुआ कि राणा उन 9 लश्कर फिदाएं की तारीफ कर रहा था जो मुंबई में लोगों को मारते हुए खुद मरे। दे शुड बी गिवन निशान-ए-हैदर। राणा ने बोला, जो पाकिस्तान के वीरता का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। सोचिए, जिस मुल्क ने इसको वीजा दे के बिजनेस करने दिया, उसी मुल्क के बेसहारा लोगों की हत्या पर यह शख्स तालियां बजा रहा था। यही सोच थी इस आतंकवादी की। 26/11 के तुरंत बाद इंडिया ने पाकिस्तान से मांग की कि लश्कर के मास्टरमाइंड और हैंडलर हमको दो। पाकिस्तान ने यूजुअल हमलादों से हमारा कोई लेना देना नहीं का जवाब किया, पर इधर अमेरिका की एजेंसीज भी एक्टिव हो गई, क्योंकि 6 अमेरिकन भी मारे गए थे। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा दोनों पर FBI की नजर थी, खास करके एक और साजिश के चलते। 2009 के शुरुआत में हेडली और राणा ने डेनमार्क के एक न्यूज़पेपर जाइलैंड्सपोस्टेन को उड़ाने की प्लानिंग शुरू की थी। वही अखबार जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स छापे थे, जिससे काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी। हेडली ने डेनमार्क का भी सफर किया था इंस्पेक्शन के लिए। राणा ने इस बार भी कवर प्रोवाइड किया। अक्टूबर 2009 में FBI ने हेडली को गिरफ्तार कर लिया, जब वो फिर पाकिस्तान जाने की तैयारी में था, और कुछ दिनों बाद राणा को भी शिकागो से पकड़ लिया गया। दुनिया हैरान रह गई कि मुंबई अटैक्स में एक अमेरिकी पाकिस्तानी और एक कैनेडियन पाकिस्तानी भी शामिल थे। इंडिया के लिए ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी। अब असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश तेजी से बढ़ी। अमेरिका हेडली और राणा दोनों को कोर्ट में ले गया। हेडली ने तो प्ली बार्गेन करके अपने गुनाह कबूल कर लिए। उसने मुंबई अटैक्स में 6 अमेरिकन की मौत का दोष स्वीकार किया। दानिश प्लॉट में भी गिल्टी माना। इस बदले उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी गई और उसको इंडिया एक्स्ट्राडिट न करने का वादा US ने किया। इंडिया को तो थोड़ा कड़वा घूंट पीना पड़ा, लेकिन 2011 में शिकागो में तहव्वुर राणा का ट्रायल। हेडले स्टेट विटनेस बन गया और उसके खिलाफ गवाही दी। राणा को ज्यूरी ने मुंबई अटैक में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के चार्जेस में एडजन जरूर कर दिया, लेकिन ये तस्दीक हो गई कि राणा ने लश्कर ताइबा की मदद की थी और डेनमार्क वाली साजिश में भी शरीक था। इन दोनों गुनाहों के लिए 2013 में US फेडरल जज ने तहव्वुर राणा को 14 साल की सजा सुनाई। डेविड हेडली को ज्यादा भयानक जुर्म के लिए 35 साल की जेल मिली।
यानी तहव्वुर राणा 2021-22 तक जेल काट के बाहर आ सकता था अच्छे बर्ताव पर। सबसे बड़ी बात, उसको मुंबई अटैक के लिए अब तक कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि यूएस कोर्ट ने उसको इस मामले में दोषी नहीं माना था। ये बात इंडिया के गले उतरना मुश्किल थी। उस वक्त 2011 में जो सरकार थी यूपीए मनमोहन सिंह जी की, उसने खुलकर कुछ नहीं कहा। शायद डिप्लोमेटिक मजबूरियां रही होगी, लेकिन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जो आगे चलकर पीएम बने, उन्होंने तभी खुलकर यूपीए को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने 2011 में ट्वीट करा, यूएस डिक्लेयरिंग तहव्वुर राणा इनोसेंट इन मुंबई अटैक हैज डिसग्रेस्ड द सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया एंड इट इज अ मेजर फॉरेन पॉलिसी सेटबैक। मतलब मोदी इस बात से नाराज थे कि 26/11 के मुद्दे पर भारत को न्याय नहीं मिला और उन्होंने उस समय की कांग्रेस सरकार को नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया। गंगा क्यों चले, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री भी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। ये बात याद रखिएगा, आगे जाकर ये ट्वीट फिर से आएगा। कसाब को फांसी मिल चुकी थी, लेकिन हेडली और राणा अब भी अमेरिका की जेल में थे, इंडिया की पहुंच से कोसों दूर। हेडली का तो डील था, पर राणा को इंडिया लाना टेक्निकली पॉसिबल था, क्योंकि वो मुंबई अटैक में वांटेड था और उसको यूएस से छोड़ने के बाद कहीं तो जाना था, क्योंकि वो कनाडा का सिटीजन है या पाकिस्तान ओरिजिन। मोदी सरकार 2014 के बाद से इस मिशन में जुड़ गई थी कि किसी तरह राणा को इंडिया लाया जाए। 2018-19 तक ऐसा लगने लगा था कि राणा जेल से रिलीज हो जाएगा। फरवरी 2020 में जब पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, ट्रंप ने खुद अनाउंस कर दिया कि हम तहव्वुर राणा जैसे दुनिया के बहुत बुरे लोगों को इंडिया भेजने की अप्रूवल दे रहे हैं, ताकि इंडिया में जस्टिस हो सके। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack. एक तरह से अमेरिका ने कह दिया कि राणा को छोड़ेंगे नहीं। फिर जून 2020 में इंडिया ने ऑफिशियल एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फाइल कर दी फॉर तहव्वुर राणा। अब कानूनी लड़ाई शुरू हुई। राणा ने तुरंत अपनी एक्सट्रेडिशन को चैलेंज किया उस कोर्ट में। उसने कहा कि मुझे इंडिया ना भेजा जाए। भाई साहब को पता था कि अगर यहाँ आए तो 26/11 के केस भारी पड़ेगा। लगभग 5 साल तक ये केस यूएस कोर्ट्स में घिसता रहा। सोचिए, 2020 से 2025 तक राणा ने हर पॉसिबल अपील डाली डिले करने के लिए। पहले कैलिफोर्निया के मजिस्ट्रेट जज ने 2023 में एक्सट्रेडिशन अप्रूव कर दी। फिर राणा ने यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन डाली। अगस्त 2023 में वो खारिज हो गई। फिर 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स गया, वहां भी अगस्त 15, 2024 को उसकी अपील रिजेक्ट हो गई। आखिरी नौटंकी उसने ये करी कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। जनवरी 21, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी राणा की पिटीशन सुनने से मना कर दी, यानी सब रास्ते बंद। अब बस यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को ग्रीन लाइट मिल गया राणा को इंडिया भेजने का। राणा ने फिर भी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाए एक्सट्रेडिशन पर अप्रैल 7, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी डिनाई कर दी। अब कोई बहाना नहीं, कोई डिले नहीं, एक्सट्रेडिशन फाइनल। दोस्तों, 10 अप्रैल 2025 को अंत में वो घड़ी आ ही गई। यूएस मार्शल्स ने तहव्वुर राणा को इंडिया के ऑफिशियल्स के हवाले कर दिया और एक स्पेशल फ्लाइट से उसको हिंदुस्तान ले आए। एक मल्टी एजेंसी इंडियन टीम लेड बाय एनआईए पहले से अमेरिका पहुंच चुकी थी इस मिशन के लिए। भारत में खबर आते ही शाम तक धूम मच गई। 16 साल बाद 26/11 का एक बड़ा साजिशकर्ता अब मुंबई की कचहरी का सामना करेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने राणा को कस्टडी में ले लिया। अगले दिन से ही उसने कड़ी पूछताछ शुरू हो गई। एनआईए ने कोर्ट से 18 दिन का रिमांड लिया ताकि हर बात उगलवा सके। अब राणा इंडिया की जेल में है। उस पर ऑफिशियली मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वेगिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया जैसे 10 से ज्यादा केसेस चलेंगे। यकीन मानिए, यहाँ उसको वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो शायद यूएस जेल में मिल रहा था। यहाँ उसको 26/11 के एक जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। एनआईए ऑफिसर्स कहते हैं कि उनके पास काफी एविडेंस और विटनेस तैयार हैं। हेडली का टेस्टिमोनी भी यूज होगा, जो उसने 2016 में वीडियो कॉन्फ्रेंस पे दिया था इंडिया कोर्ट को। याद है जब हेडली ने सब सच उगला था। राणा से अब पूछते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के कौन कौन लोग मिले हुए थे, कैसे प्लान बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो सकता है इससे और भी राज खुले। तहव्वुर राणा को इंडिया लाना कोई आसान काम नहीं था। पिछली सरकार यूपीए के दौर में 2008 के बाद ये मुद्दा ठंडा पड़ गया था। यूपीए ने पाकिस्तान को दोष जरूर दिया, लेकिन ना पाकिस्तान ने कभी राणा हेडली जैसों पर खुला एक्शन लिया, ना यूपीए ने यूएसए पर दबाव डाला कि राणा को छोड़ो, हमारे हवाले करो। वो खामोशी, वो कॉशियस डिप्लोमेसी 2011 में सबने देखी, जब राणा 26/11 केस से बच निकला।
देश में गुस्सा था पर सरकार चुप थी। आज उसी बात को लेकर सबको याद आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 2011 में ही इस विषय पर आवाज उठाई थी। मोदी ने तब यूपीए की फॉरेन पॉलिसी को मेजर सेटबैक बोला था, क्योंकि अमेरिका ने राणा को मुंबई अटैक्स में पकड़ने से मना कर दिया था। 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने दिखाया कि वो ये वादा नहीं भूले। उन्होंने पहले डोनाल्ड ट्रंप और फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंसिस्टेंटली राणा के एक्सट्रेडिशन का मुद्दा उठाया। रिजल्ट आज अमेरिका भी कह रहा है, वी आर ग्लैड जस्टिस इज बीइंग डिलीवर्ड। खुद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा, On April 9th, the United States extradited Tawarir Hussein Rana to India to face justice for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. And as President Trump has said, the United States and India will continue to work together to combat the global scourge of terrorism. इंडिया की डिप्लोमेसी का ये नतीजा है कि इतने सालों बाद भी केस अलाइव रहा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस एक्सट्रेडिशन को मोदी जी की डिप्लोमेसी की बड़ी सक्सेस बताया और सीधे कहा, यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी है। इस सरकार के पिछले 5 साल का फर्क देख लो। 26/11 के बाकी मास्टरमाइंड जहां पाकिस्तान में आज भी आजाद घूम रहे हैं, हाफिज सईद को तो 10 साल बाद जाकर पकड़ा, वो भी सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग केस में, 26/11 के लिए नहीं। वहीं भारत ने दुनिया की सुपर पावर को कन्विंस करके एक बड़े आतंकवादी को अपनी जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। एनआईए जो यूपीए के टाइम एस्टेब्लिश हुई थी 2009 में, उसका पूरा यूज करके अब 26/11 जैसे केस की जांच फाइनल स्टेज तक पहुंची है। ये जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर वाला स्टांस जो कहा जाता था अब एक्शन में दिख रहा है। 2016 उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, या फिर ये राणा को ले आना, मैसेज क्लियर है, इंडिया विल नॉट स्पेयर टेररिस्ट, चाहे जहां छुपे हों। दोस्तों, आज 26/11 के शहीदों की रूह को थोड़ा सुकून मिला होगा। इट टुक 16 to 17 years, और भारत ने दिखा दिया कि देर है अंधेर नहीं। तहव्वुर राणा जैसे कायर और मक्कार आतंकवादी ने सोचा था कि अमेरिका की जेल में आराम से सजा काट कर निकल जाएंगे, पर उसे पता होना चाहिए था, इंडिया नेवर फॉरगेट्स। इस एक्सट्रेडिशन से एक और सिग्नल गया है दुनिया को, अगर आप भारत के निर्दोष लोगों का खून बहाने की कोशिश भी करोगे तो चाहे 10 साल लगे या 20 साल, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे और कोर्ट के कटघरे तक ले आएंगे। ये है न्यू इंडिया की पॉलिसी, नो चिल विद टेररिस्ट, ओनली जस्टिस। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि राणा के ट्रायल में क्या खुलासा होगा और उसको क्या सजा मिलेगी। मुंबई हमले के जख्म कभी नहीं भूल सकते, लेकिन ऐसे हर एक इंसाफ के कदम से जख्मों पर मरहम जरूर पड़ सकता है। देश के लोगों की यादाश्त लंबी है। आज तहव्वुर राणा जैसा गद्दार कटघरे में खड़ा है, कल हाफिज सईद और उनके जैसे और दुश्मन भी होंगे। यही उम्मीद है। ये लड़ाई लंबी है पर आज बड़ा जंग हम जीत गए। इसी बात पर जय हिंद, जय भारत।